यूबीसॉफ्ट की कहानी गेमिंग की दुनिया का शायद सबसे बड़ा पैराडॉक्स है। देखिए, एक तरफ तो ये वो कंपनी है जिसने बड़े बड़े मतलब ट्रिपल ए गेम्स बनाने के तरीके को एक साइंस में बदल दिया, एक ऐसी फैक्ट्री बना दी जिसे पूरी इंडस्ट्री ने कॉपी करने की कोशिश की। और दूसरी तरफ यही परफेक्शन, यही कामयाबी का फॉर्मूला आज उनके लिए एक मुसीबत बन गया है। तो सवाल ये उठता है कि जीतने के लिए बनाई गई एक मशीन अपने ही बनाए हुए एक सुनहरे पिंजरे में आखिर कैद कैसे हो गई। चलिए, आपको वक्त में थोड़ा आगे ले चलते हैं। जनवरी 2026 की एक सर्द सुबह, यूबीसॉफ्ट का पेरिस हेडक्वार्टर, और वहां चल रही है एक बोर्डरूम मीटिंग। माहौल में एक अजीब सा तनाव है और एक ऐसा फैसला होने वाला है जिसकी गूंज पूरी गेमिंग इंडस्ट्री में सुनाई देगी। और फिर वो खबर आती है, एक ही मीटिंग में 6 बड़े प्रोजेक्ट्स कैंसिल कर दिए गए। और सुनिए, ये कोई छोटे मोटे गेम्स नहीं थे, इनमें वो टाइटल भी थे जिन पर दुनिया भर में फैली टीमें सालों से काम कर रही थी। हजारों घंटे की मेहनत, करोड़ों डॉलर का इन्वेस्टमेंट, सब एक झटके में खत्म। जैसे ये खबर बाहर आई, गेमिंग की दुनिया में मानो भूचाल आ गया। हर तरफ बस एक ही सवाल था, क्या ये यूबीसॉफ्ट के अंत की शुरुआत है? क्या ये विशालकाय कंपनी अब ढहने वाली है? लेकिन अगर आप थोड़ा गौर से देखें तो ये कोई अचानक हुआ हादसा नहीं था। नहीं, ये एक ऐसे सिस्टम का नतीजा था जो ठीक वैसा ही काम कर रहा था जैसा उसे करने के लिए डिजाइन किया गया था। ये नाकामी नहीं, बल्कि उस परफेक्ट जाल का एक लक्षण था जिसे यूबीसॉफ्ट ने खुद दशकों की मेहनत से बुना था। अच्छा, ये समझने के लिए कि यूबीसॉफ्ट यहाँ तक पहुंचा कैसे, हमें थोड़ा पीछे 90s और 2000s में जाना होगा। टॉम क्लैंसीज और प्रिंस ऑफ पर्शिया जैसे शुरुआती हिट्स के साथ यूबीसॉफ्ट ने दुनिया को दिखा तो दिया था कि वो बड़े गेम्स बना सकते हैं, लेकिन असली खेल तब शुरू हुआ जब उन्होंने अपने काम करने के तरीके को ही पूरी तरह से बदल दिया। उनकी सबसे बड़ी चाल थी कनाडा। वहां की सरकार गेम डेवलपमेंट पर होने वाले खर्च का आप सोचिए 37% तक टैक्स क्रेडिट के रूप में वापस कर रही थी। यूबीसॉफ्ट ने इस मौके को लपक लिया और मॉन्ट्रियल, टोरंटो में विशाल स्टूडियो खोल दिए। इससे उन्हें बहुत बड़े स्केल पर, वो भी कम लागत में काम करने की ताकत मिल गई। पर यह सिर्फ पैसे बचाने की बात नहीं थी। यूबीसॉफ्ट ने जो किया वो तो बिल्कुल अलग लेवल पर था। उन्होंने दुनिया भर में फैले अपने स्टूडियोज को एक ग्लोबल असेंबली लाइन में बदल दिया। मतलब जब पेरिस में टीम अपना काम खत्म करके घर जाती तो वो काम सिंगापुर या चीन की टीम को हैंडओवर कर दिया जाता, और जब तक पेरिस की टीम सोकर उठती, गेम का डेवलपमेंट मीलों आगे बढ़ चुका होता। ये एक नॉन स्टॉप 24 घंटे चलने वाली गेम बनाने की फैक्ट्री थी। अब देखिए, इतनी बड़ी प्रोडक्शन मशीन के साथ यूबीसॉफ्ट ने एक और चीज समझी। जब आप सैकड़ों मिलियन डॉलर लगा रहे हो तो आप हर बार कोई नया एक्सपेरिमेंट करके रिस्क नहीं ले सकते। आपको एक ऐसा फॉर्मूला चाहिए जो हर बार काम करे, और यहीं से जन्म हुआ उस मशहूर यूबीसॉफ्ट ओपन वर्ल्ड फॉर्मूले का। ये फॉर्मूला ना एक तरह की चेकलिस्ट जैसा था। एक बहुत बड़ा मैप लो, उस पर कुछ टॉवर्स लगा दो जिन पर चढ़कर मैप का हिस्सा अनलॉक हो जाए। फिर मैप को छोटे छोटे मिशन, कलेक्टिबल्स और दुश्मन के कैंप से भर दो। और हाँ, प्लेयर को प्रोग्रेस करने के लिए एक आरपीजी जैसा स्किल ट्री भी दे दो। ये लूप खिलाड़ियों को घंटों तक बांधे रखता था, क्योंकि उन्हें हमेशा पता होता था कि आगे क्या करना है। असैसिन्स क्रीड से लेकर फार क्राई और गोस्ट रिकन तक दर्जनों गेम्स इसी एक ब्लूप्रिंट पर बनाए गए। आलोचकों ने इसे कॉपी पेस्ट डिजाइन जरूर कहा, लेकिन खिलाड़ियों ने इसे हाथों हाथ लिया और यूबीसॉफ्ट के लिए तो एक सोने की खान बन गया। जल्द ही ये सिर्फ यूबीसॉफ्ट का फॉर्मूला नहीं रहा, ये अपने आप में एक पूरा जॉनरा बन गया। लेकिन जैसा अक्सर होता है, इस फैक्ट्री मॉडल का एक अंधेरा पहलू भी था। जब आप किसी कला को एक असेंबली लाइन में बदल देते हैं तो सबसे पहली चीज जो मरती है वो है क्रिएटिविटी। ये मशीन इतनी कुशल हो गई कि इसने नए और अनोखे विचारों का गला घोटना शुरू कर दिया। सोचिए, हजारों कर्मचारियों को मैनेज करने के लिए मैनेजमेंट की कई परतें बन गईं। एक जूनियर डेवलपर और स्टूडियो के हेड के बीच 10 से 11 लेवल का फासला हो सकता था। अब यह सिस्टम तालमेल बिठाने के लिए जरूरी तो था, पर इसने एक ऐसी नौकरशाही को जन्म दिया जिसमें नए आइडियाज अक्सर कहीं खो जाते थे। कल्पना कीजिए, किसी डेवलपर के पास एक क्रांतिकारी आइडिया है। उसे पहले अपने मैनेजर को, फिर उसके मैनेजर को, फिर डिपार्टमेंट हेड को, सबको मनाना होगा। इसके बाद क्रॉस स्टूडियो मीटिंग्स होंगी, बजट पर चर्चा होगी और दर्जनों रिस्क असेसमेंट्स होंगे। इस पूरी लंबी प्रक्रिया से गुजरने के बाद वो क्रांतिकारी आइडिया या तो पूरी तरह बदल चुका होता था या फिर दम तोड़ चुका होता था। और अब ये जो अंदर की जकड़न थी ना, इसका असर बाहर भी दिखने लगा था। E3 जैसे बड़े गेमिंग इवेंट्स में हाइप बनाने के दबाव में कंपनी बड़े बड़े वादे करती, लेकिन फाइनल प्रोडक्ट अक्सर उन वादों पर खरा नहीं उतर पाता था।
और धीरे धीरे खिलाड़ियों का भरोसा टूटने लगा। इसका सबसे बड़ा और शायद सबसे बदनाम उदाहरण था वॉच डॉग्स। 2012 में दिखाए गए इसके ट्रेलर ने सबके होश उड़ा दिए थे, लेकिन जब गेम रिलीज हुआ तो ग्राफिक्स से लेके गेम प्ले तक सब कुछ उस ट्रेलर से काफी कमतर लगा। ये बस एक पैटर्न की शुरुआत थी जो द डिवीजन जैसी गेम्स में भी दिखी, और इसने यूबीसॉफ्ट की साख को गहरा धक्का पहुंचाया। और फिर आता है स्कल एंड बोन्स का किस्सा। ये गेम तो मानो यूबीसॉफ्ट की सारी दिक्कतों का एक जीता जागता स्मारक है। जो प्रोजेक्ट असैसिन्स क्रीड ब्लैक फ्लैग के एक छोटे से हिस्से के तौर पर शुरू हुआ था, वो 11 साल तक डेवलपमेंट के नर्क में फंसा रहा। इस दौरान इसे कई बार नए सिरे से बनाया गया, डायरेक्टर बदले और गेम का पूरा विजन ही कहीं खो गया। जब ये गेम आखिरकार 2024 में रिलीज हुआ तो नतीजा एक बड़ी नाकामी था। समीक्षकों ने इसे सिरे से नकार दिया और मेटाक्रिटिक पर इसका औसत स्कोर बस 59 पर आकर अटक गया। एक दशक से ज्यादा की मेहनत और अरबों डॉलर का नतीजा औसत से भी कम। और कहानी का सबसे हैरान करने वाला मोड़ तो ये है कि यूबीसॉफ्ट चाहकर भी इस फेल होते प्रोजेक्ट को बंद नहीं कर सकता था। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके डेवलपमेंट के लिए सिंगापुर की सरकार से सब्सिडी ली गई थी और सौदे की शर्तों के मुताबिक गेम को रिलीज करना ही था। मतलब सिस्टम इतना कठोर हो चुका था कि वो एक मरते हुए प्रोजेक्ट को भी खींचने पर मजबूर था। तो आज यूबीसॉफ्ट कहाँ खड़ा है? वो एक ऐसे सुनहरे पिंजरे में कैद है जिसे उन्होंने खुद बड़ी शान से बनाया था। आर्थिक रूप से वे एक बहुत बड़ी कंपनी है, लेकिन रचनात्मक रूप से वे एक ठहराव पर आ गए हैं। ये एक बहुत ही अजीब विरोधाभास है। स्कल एंड बोन्स जैसी बड़ी नाकामियों के बावजूद कंपनी डूब नहीं रही है। उनका रेवेन्यू काफी हद तक स्थिर बना हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी मशीन इतनी बड़ी है कि वो कुछ फेलियर्स के झटके आसानी से झेल सकती है। पुराने हिट गेम्स और रेनबो सिक्स सीज जैसे लाइव सर्विस टाइटल से लगातार पैसा आता रहता है। लेकिन यही विशाल आकार, यही अब बदलाव के रास्ते में सबसे बड़ी दीवार बन गया है। 40 से ज्यादा स्टूडियो, 10,000 से ज्यादा कर्मचारी और एक प्रोडक्शन पाइपलाइन जो सिर्फ एक ही तरह के गेम बनाने के लिए परफेक्ट है। इस विशाल ढांचे को बदलना लगभग नामुमकिन है, और ऊपर से टेंसेंट जैसे बड़े निवेशक की हिस्सेदारी भी सुरक्षित और प्रिडिक्टेबल गेम्स बनाने का दबाव डालती है। तो आखिर में यूबीसॉफ्ट की कहानी पूरी AAA इंडस्ट्री के लिए एक चेतावनी है। उन्होंने गेम डेवलपमेंट को एक परफेक्ट साइंस बना दिया, लेकिन इस प्रक्रिया में उन्होंने उसकी आत्मा यानी प्रयोग करने और जोखिम उठाने की आज़ादी को खो दिया। उन्होंने साबित किया कि बड़े पैमाने पर काम करना शक्तिशाली तो है, लेकिन इसकी कीमत लचीलेपन की कुर्बानी देकर चुकानी पड़ती है। तो भविष्य में क्या है? यूबीसॉफ्ट के लिए रास्ता बिल्कुल आसान नहीं है। वो अपनी गलतियों से सीख सकते हैं, पर सवाल ये है कि क्या वो उस मशीन को तोड़ने की हिम्मत कर पाएंगे जिसने उन्हें इतना बड़ा बनाया? सवाल ये नहीं है कि क्या यूबीसॉफ्ट बच पाएगा, सवाल ये है कि क्या वो फिर से कुछ नया और रोमांचक बना पाएगा। इसका जवाब शायद वक्त ही देगा।